दोस्तों कल हमने इस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक चेंज, राइट। आज हम लोग इस चैप्टर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को और पढ़ेंगे। यहां पे है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर 8 बच्चे पैदा हुए हैं। यहां पे देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर हमने चेंज कल पढ़ा था, राइट। तो या चेंज में 51 में आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होगा। ओके, वो हम लोग थोड़े देर बात करेंगे। फिर आपको किन्स का क्या है 7 मॉडल, ये भी देखते हैं। फिर आगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ दे, ठीक है। यहां पे आप एक काम करो, इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिख दो बस। ये दिस इज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है। ओके, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 54, 55, देन 56 एंड 57 एंड 58 एंड 59, 9। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रैटेजिक सपोर्टिव कल्चर, वो आता है 59 पर। फिर उसके बाद में आता है लीडर, वो आता है 61 पे। ओके, और फिर उसके बाद में आता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, वो आता है 63 पे। ओके, और फिर आता है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ में। ओके, कहाँ पे हूं मैं, पेज नंबर 54। ओके, चलो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 54 पे स्ट्रक्चर के साथ में शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, पहले जिंदगी में बनती है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग को लोगों की जरूरत पड़ती है, और लोगों के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो एसपीसी को आगे बढ़ना है तो आई शुड हैव पीपल अराउंड। मेरे अकेले के होने से कुछ नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पे लोग होंगे, हायरार्कीज होंगी, बहुत ज्यादा लोग होना चाहिए। जैसे आपकी सीए फॉर्म पॉपुलर हो गई बहुत, आप अकेले के दम पे बहुत कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। आपको यू वांट पीपल विथ यू, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। आपको लोग चाहिए, आपको लोग चाहिए होते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूं एक स्ट्रक्चर के साथ में। ओके, अब देखो, यहां पे है ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, देखता हूं ओनर, ये है ओनर। ओके, और ये है ओनर, और ओनर के अंडर में कुछ लोग काम करते होंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, बराबर है। ये है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सर बोलेंगे इसमें क्या होता है? ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी होती है वहां पे ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटी, फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सर क्यों? बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी काम कर सकता है। नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखो बच्चों, अगर मैं जब एसपीसी की शुरुआत की थी ना, हमारे पास में केवल 2-3 एम्प्लॉयज ही हुआ करते थे। आज एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। आज हमने एसपीसी में एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया जहां पे हम लोग ऐसे काम करते हैं। देखो कैसे काम करते हैं, ऐसे, जहां पे हमारे पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि वी हैव गॉट डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग। फाइनेंस के लिए अलग है, डिस्पैच के लिए अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है, सारे डिपार्टमेंट के, सीआरएम के लोग अलग है, हाँ, सेल्स के लिए अलग लोग हैं। अगर आप सेल्स वालों को बोलोगे ना कि हमें टेक्निकल में दुविधा रही, तो वो बोलेगे हमें नहीं पता, आप टेक्निकल से बात करो। टेक्निकल को बोलेगे इस प्रोडक्ट का रेट कितना है, वो बोलेंगे मुझे नहीं पता। और अगर मैंने टेक्निकल को बोला कि कितना टीडीएस भरना है, वो बोलेंगे मुझे नहीं पता, वो तो अकाउंट्स को पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने एसपीसी में बनाए हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं दे हैव नॉलेज ऑफ ओनली फाइनेंस। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं दे हैव गॉट नॉलेज ओनली अबाउट डिस्पैच। यहाँ पे क्या होती है स्पेसिफिक, बोलो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक इंसान को उसके उसके रोल्स के बारे में पता है, अकाउंटेबल है। अगर कल चेक के डिस्पैच में कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, तो इनको पता है यही लोग डिपार्टमेंट के जिम्मेदार होंगे, बाकी लोगों को जिम्मेदारी नहीं है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, ओनली दिस ग्रुप ऑफ पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे क्या हुआ, सेग्रीगेट कर दिया। पर जब एसपीसी छोटी थी ना, तो यही इंसान क्या करता था, वही डिस्पैच कर रहा था, वही अकाउंटिंग कर रहा था, वही बिलिंग कर रहा था, क्लासरूम भी वही खोल रहा था, लेक्चर भी वही लगा रहा था, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही कम थे और पैसे भी नहीं थे कि मैं इतने एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड करूँ। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ जाता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन लाते हो, जहाँ पे हर कोई डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग लाए जाते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट, क्या है बताओ, सेपरेट क्या होंगे, सेपरेट मैनेजर फॉर किसके लिए, सेपरेट किसके लिए, सेपरेट डिपार्टमेंट। समझ गया मैं क्या बोला, सेपरेट मैनेजर फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट। यहां पे सबको अपनी जिम्मेदारी पता है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल। यहां पे कैसा हो, कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी कॉस्ट इज हायर देन द सिंपल, इसको कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर और इसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिलहाल एसपीसी में इसका नाम फंक्शनल क्यों है, हर फंक्शन के हिसाब से लोग अलग अलग है। यहां पे कोई भी इंसान को पता होता है अगर वो डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ तो ही विल बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसलिए वो काम अच्छे से करता है। इनकी एफिशिएंसी कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, बताओ क्यों, बिकॉज वो एक ही काम बारंबार करते हैं। क्यों बारंबार करते हैं, अगर इसको डिस्पैच ही करना है तो सिर्फ डिस्पैच ही करता रहेगा, उसको कुछ और काम करना ही नहीं। अगर मान लो वो डिस्पैच का काम कर रहा है, हाँ, और उसका डिस्पैच का काम सब हो गया और सेल्स वालों के पास में बहुत सारा काम है, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उसको सेल्स का कुछ नॉलेज है ही नहीं। यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है काम करने की। इसकी कॉस्ट किससे ज्यादा होगी, क्यों, वहां पे क्या है ना, आप एक ही बंदे को सब चूज रहे हो, उसी बंदे से सब फाइनेंस भी उससे करा रहे हो, मार्केटिंग भी, तो दो चार ही लोग हैं और वही काम सब कर रहे हैं। अगर मान लो उसका अगर डिस्पैच का काम, मान लो इसने डिस्पैच किया, उसका काम खत्म होना, तो इसी बंदे से आप सीआरएम करा लोगे, इसी बंदे से सेल्स करा लोगे। यहाँ पे लोग ऑलराउंडर बन जाते हैं, यहाँ पे ऑलराउंडर नहीं, इनके पास एक ही काम का स्पेसिफिक स्किल होता है, स्किल सेट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, है गाइस, कम ऑन। इसको बोलते हैं फंक्शनल, इसको बोलते हैं सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसी के साथ में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ, एक था सिंपल, एक था स्पेसिफिक, दैट इज उसको फंक्शनल कहते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे। पता, जब ऑर्गेनाइजेशन अब बड़ी हो जाती है तो अब ऑर्गेनाइजेशन एक नए पड़ाव पर जाती है। वो क्या करती है, बोलती है कि अब हम लोग काम सिंपल से और फंक्शनल से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक नया लाएंगे जिसका नाम है डिविजनल। क्या लाएंगे, आप ये लिख लिया क्या आपने, हाँ, स्टिल राइटिंग, डू इट फास्ट, खत्म करो जल्दी से। हो गया, और अभी देखो अपने उसमें डिविजनल आ गया। डिविजनल में क्या होता है, ये और एक लेयर उसमें घुसेड़ते हैं। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डिविजनल लेता हूं, वो भी लेता हूं ज्योग्राफिकल वाला डिविजनल। कुछ कुछ लोग ज्योग्राफिकल ले सकते हैं, कस्टमर ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। सुनो पहले ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है।
अब क्या डिविजनल में क्या होता है ना, जैसे आपका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, व्यापार आपका बहुत बड़ा है, आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, सर उससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हर एक एरिया के लिए अलग से लोग हायर करेंगे, D1, D2, D3, D4। सर D1 क्या है, D1 एक इंसान है हु टेक्स केयर ऑफ ओनली नॉर्थ डिपार्टमेंट, यानी सिर्फ वो नॉर्थ इंडिया पे ध्यान रखेगा। ईस्ट वाला सिर्फ ईस्ट वाले का D2 ध्यान रखेगा, D3 सिर्फ वेस्ट वाले का, यानी कि पूरे इंडिया को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 लोग 4 अलग अलग एरिया को संभालते हैं। एंड दिस D1 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली नॉर्थ एंड D4 विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर एस, यानी कि साउथ। और फिर क्या, D1 बोलेगा यार ये काम तो बहुत ही बड़ा है, नॉर्थ भी अपने आप में बड़ा है, तो एक काम करो मुझे भी लोग चाहिए, मैं इतने से इसमें काम नहीं कर पाऊंगा, बोले मेरे को भी फाइनेंस का कोई अलग दो, मार्केटिंग का अलग दो, डिस्पैच का अलग दो, टेक्नोलॉजी का अलग दो, इसके भी अंडर में कई डिपार्टमेंट्स होंगे और इनके भी अंडर में होंगे ऐसे, समझ रहे हो, फिनांस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे। और ये D1 को हेल्प करने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएंगे, D4 को हेल्प करने के लिए बहुत सारे, ये मान लो ये F1 है, फंक्शनल मैनेजर 1, फंक्शनल मैनेजर 2, फंक्शनल मैनेजर 3, फंक्शनल मैनेजर 4, और ये सब लोग रिपोर्टिंग करते हैं D1 को। तो बताओ इस केस में इसको बोलते हैं ये 3 लेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, किससे कॉस्ट बढ़ जाती है, फंक्शनल से, इसकी कॉस्ट हायर देन द फंक्शनल। इसमें CEO का जो बर्डन है, बर्डन रिड्यूस्ड, क्यों, आज SPC में फंक्शनल होने की वजह से मेरे दिमाग को ताप बहुत है, ये सारे लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं, बिकॉज इनका रिपोर्टिंग डायरेक्टली मुझे है, इसलिए पूरे दिन भर में मैं व्यस्त रहता हूं, बहुत व्यस्त, बिकॉज इतने लोग दिमाग खराब करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अपने ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकता हूँ बाई इंट्रोड्यूसिंग वन मोर लेयर। CEO और इनके बीच में मैंने एक लेयर को और अगर घुसेड़ दिया ना, ये क्योंकि फंक्शनल में 2 लेयर है, एक CEO और एक फंक्शनल, यहाँ पे भी CEO है और यहाँ पे भी फंक्शनल है, पर उसके बीच में एक डिविजनल लेयर घुसेड़ दिया, इसका नाम है D1, D2, D3, D4। अगर ये 4 लोग मैंने भी हायर कर लिया ना, तो मैं सिर्फ 4 ही लोगों से बात करूंगा दिन भर में, और ये 4 लोग फिर बाद में सबकी बजाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल अप हो जाता है, यू शुड गो फ्रॉम फंक्शनल टू डिविजनल, समझ आ रहा है, पर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज आपको ये सारे लोग जो सस्ते में नहीं आएंगे, D1, D2, D3, D4, ये महंगे लोग हैं, ये 15-20 साल का एक्सपीरियंस करके आएंगे, 2-3 लाख रुपए सैलरी मांगेंगे, सबका मिला के 2-3 खोखा नक्की करना पड़ेगा, तब जाके काम करेंगे। ये सस्ते लोग नहीं, लिंक्डइन पे जाके लाना पड़ेगा इनको, बड़े बड़े कंपनी के उठाना पड़ेगा इनको उधर काम किए, तो ये सब है वहाँ पे। तो इस यहाँ से CEO का बर्डन जरूर कम हो जाएगा, पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, 3 लेयर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 लेयर से, और फंक्शनल में कितने लेयर से, 2 लेयर है, वहाँ पे CEO का बर्डन ज़्यादा है, यहाँ पे बर्डन कम है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो सर अभी ये जो आपने डिविजनल पढ़ा है, ये डिविजनल में ज्योग्राफिकल लिखा है, कभी कभी डिविजनल ऐसे भी हो सकता है, डिविजनल प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, डिविजनल प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये CEO है और मैं बात करता हूं नाइकी, नाइकी सुने, हाँ सही है, नाइकी के पास क्या बिकता है, T-शर्ट, शूज, बैग, कोई भी एसेसरीज बिकती होगी। अब क्या करेंगे, इनके लिए D1 को हायर करेंगे, इनके लिए D2, D3, D4, और इनके अंदर में कई लोग काम करते होंगे, उनको कहते हैं फिनांस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, HR मैनेजर, SCM मैनेजर, CR, अनेक मैनेजर काम करेंगे इनके अंडर। बताओ यहाँ पे भी वही हो रहा है या नहीं? नहीं सुनो, आपको ये पता होना चाहिए कब कब अच्छा बताओ, कुछ लोग जो है वो डिविजनल यूज करते हैं जोग्राफिकल, और कुछ लोग यूज करते क्या है, ये भी डिविजनल प्रोडक्ट। अगर सोचो मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में नहीं, बहुत एक आधे स्टेट में ही है, तो आई डोंट रिक्वायर डिविजनल वाला जोग्राफिकल, व्हाट आई डू रिक्वायर, पर मेरे पास प्रोडक्ट बहुत है,
प्रोडक्ट की रेंज होता है, SKUs होता है, तो व्हाट विल आई डू? तो आई विल नॉट अपॉइंट पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी. मेरा इतना मेरे एक शहर में काम है, मान लो एक मोहल्ले में काम है, पर मेरे पास प्रोडक्ट की रेंज बहुत है, तो मैं क्या करूं भाई, आज के में D1 सिर्फ किसके लिए काम करेगा? D1 विल फोकस ओनली ऑन द प्रमोशन ऑफ टी शर्ट, एंड D2 विल फोकस ओनली ऑन द प्रमोशन ऑफ शूज, D3 विल फोकस ओनली ऑन द बैग. तो D3 दिन रात सोचेगा बैग्स कैसे आगे जाएगी, D1 दिन रात सोचेगा टी शर्ट कैसे आगे जाएगी. तो अगर आप एक एक प्रोडक्ट पर बहुत अलग से विशेष फोकस देना चाहते हो, यू रिक्वायर डिविजनल प्रोडक्ट वाइज. कॉन्सेप्ट ये वही है, इसमें भी 3 लेयर है, इसमें भी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, पर इसके अलावा भी और एक बनता है, और एक कॉन्सेप्ट, इसका नाम है डिविजनल. सर कौन सा डिविजनल है? अभी डिविजनल ब्रैकेट में कस्टमर. जैसे मान लो एयरटेल है, एयरटेल क्या बोलेगा, मेरे पास अलग कस्टमर है, कुछ प्रीपेड कस्टमर्स है, कुछ पोस्टेड है, पोस्टपेड है, और कुछ कॉर्पोरेट है, और फिर इनको हेल्प. सही, ये बंदा जो D1 है ना, वो सिर्फ प्रीपेड के लिए काम करेगा, D2 से पोस्टपेड को, D3 से धंधा बढ़ाएगा कॉर्पोरेट का. ये सब क्या करेंगे फिर? इनके भी नीचे मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन. अभी और ये लिखने की जरूरत नहीं, एयरटेल में सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है. तो आपको देखना है कि आपको प्रोडक्ट को हिट करना है, या एरिया को फोकस करना है, या आपको कस्टमर को. आपको लगता है मेरे प्रीपेड के कस्टमर्स बहुत बढ़ना चाहिए, तो एक काम करो, प्रीपेड के लिए बंदा अपॉइंट कर दो. तो इस तरह से आपका हो गया डिविजनल. समझे आप? कोई डायग्राम ड्रॉ करना है आपको? ये कब करेंगे फिर? चलो फिर. सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज टूटा है, आज टूटा है. साजन मान जाओ ना, के वो आज रूठा है, आज रूठा है. जो तेरे ख्वाब जुदाओ के भी तो टूटे हम नींद से. मुझ में कहीं बाकी है कैसा तेरा इश्क, पलकों में बन के आ साजना, तू चली आती है. और क्या? रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा. ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ. तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया. तेरी बातों में समझा जिया, बैठी ही. आप लोग ने सिंपल नहीं किया था पहले? कुछ लोग कह रहे सर हमने सिंपल नहीं लिखा था, एक बार दिखा दो. तो एक बार लिखना तो लिख लो सिंपल भी. अगर आपने सिंपल नहीं लिखा तो लिख लो. यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में करे लोग, चिराग कह रहा है सर, कुणाल कह रहा है सर एक बार सिंपल लिखवा दो. सिंपल लिखो, जल्दी से खत्म करना है. इस दिल की राहों से, बहती निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना. कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना. रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा. ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ. तो मुलाकातों में काली. प्रीपेड कस्टमर होते,
प्रोडक्ट है उनका 3G 4G इंटरनेट। प्रीपेड एक ग्राहक है, और प्रीपेड वाला इंटरनेट भी ले सकता है, प्रीपेड वाला 4G भी ले सकता है, प्रीपेड वाला 3G भी ले सकता है। 3G प्रोडक्ट है, 4G प्रोडक्ट है, 5G प्रोडक्ट है, वॉइस कॉल एक प्रोडक्ट है। प्रीपेड ग्राहक, पोस्टपेड ग्राहक। आपको उस ग्राहक को बहुत कुछ बेचते हो आप। इंटरनेट प्रोडक्ट है, वॉइस कॉल प्रोडक्ट है। प्रीपेड वालों को आप बहुत कुछ बेच सकते हो। प्रीपेड वालों को इंटरनेट बेच सकते हो, वॉइस कॉल बेच सकते हो, पैसे। चलो डन। अब आपके सामने है मल्टी डिविजनल। सुनो जरा, मल्टी डिविजनल और डिविजनल में अक्सर लोगों को फर्क समझ में नहीं आता। नाम में ही लिखा है डिविजनल और कहते हैं मल्टी डिविजनल। मल्टी डिविजनल और एक है एसबीयू। क्या बोला मैंने? एसबीयू। अब मैं पहले एसबीयू पढ़ा के फिर मल्टी डिविजनल में घुसता तो समझ में आएगा। एसबीयू दोस्तों, भारत देश में कई एसबीयू है। सबसे पहले बात करेंगे आईटी से। स्ट्रैटेजिक बिजनेस, हमने ऑलरेडी किया है क्या? नाउ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अगर हमारे पास में इतने बच्चे पैदा हो गए, हमने इतनी कंपनियां लॉन्च कर दी, इतनी कंपनीज लॉन्च कर दी, और बच्चे ऐसे हुए आपस में कोई संबंध नहीं है। बाप एक है, पिता एक है, पर बच्चों का आपस में कोई संबंध। सर ऐसे क्यों? जैसे देखो, आईटीसी ने सबसे पहले बनाई सिगारेट, उसको कहते हैं टोबैको। फिर बनाई होटल्स, टोबैको से बहुत पैसे कमाए, बनाई होटल, बना दी आईटी कंपनी, बना दी एफएमसीजी कंपनी, बना दी एग्रीकल्चर कंपनियां, और ये ऐसे कई सारा बड़ा पोर्टफोलियो खोल रखा है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एफएमसीजी में सनफिश बिस्कुट सुना होगा, डार्क फैंटेसी सुना होगा, आशीर्वाद आटा, ये सब एफएमसीजी में आता है। इनकी खुद की आईटी कंपनीज भी, होटल्स भी है। तो एक कंपनी जब अपने भिन्न भिन्न बच्चे पैदा कर देती, पर बच्चे आपस में कोई संबंध नहीं रखते। कभी भी आपने देखा होगा होटल वाला कभी भी सिगरेट का ऐड नहीं करेगा, हालांकि दोनों आईटीसी की है। वैसे ही टाटा के भी बहुत सारे बच्चे हैं। टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट का, कभी आपने टाटा सॉल्ट को टाटा नमक किया? टाटा सॉल्ट ने कभी टाटा मोटर्स की ऐड की? टाटा मोटर ले लो 10 किलो नमक फ्री। कोई संबंध नहीं है, पापा एक ही है। टाटा, टीसीएस, टाटा टाइटन, टाटा पावर, टाटा फास्ट ट्रैक, कितना कुछ है टाटा के पास। टाटा स्टील, इतना सब कुछ है, पर बच्चे आपस में दे डोंट हैव एनी कनेक्शन। पिताजी एक है। इसलिए अब क्या करते हैं रतन टाटा जी, क्या करते हैं अब हर बच्चे के लिए क्या करते मालूम है? हर बच्चे का एक नया सीईओ ढूंढते हैं। हर बच्चे का एक नया सीईओ, 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 सीईओ। सर सब क्या लगा? हाँ, पहले रतन जी को लगा था कि मैं सारा काम खुद कर लूंगा, पर रतन टाटा को खुद को ही नहीं पता इतने बच्चे पैदा हो गए। तो अब बोले सर एक बंदा जो मोटर्स वाला है, आप उसी को सॉल्ट संभालने दो। हर एक बंदे की एक एक्सपर्टीज होती, नॉलेज होता है, आप उससे सब काम नहीं करा सकते हो। और बच्चे ऐसा अभी ये सीईओ जो है ना, वो दिन रात सिर्फ मोटर्स पे ही फोकस करेगा। उसको कोई मतलब नहीं सॉल्ट में क्या हो रहा है, टीसीएस में क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक में। ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट। और इनका सब कुछ अलग होता है, इनका P&L अलग, इनकी बैलेंस। इन सब बच्चे, अरे खुद कई कंपनी तो अपने अपने लिस्टेड कंपनी है, टीसीएस लिस्टेड है, मोटर्स लिस्टेड है, स्टील लिस्टेड है, उनके सबके बैलेंस शीट अलग है, P&L अकाउंट अलग, सीईओ अलग, कॉम्पिटिटर्स उनके अलग, उनके बायर भी अलग टाइप के हैं। नमक के बायर अलग होते हैं, टाटा मोटर्स के अलग होते हैं, स्टील के अलग होते हैं, टीसीएस के तो सारे बायर्स फिरंगी है। तो कस्टमर्स अलग, सप्लायर्स अलग,
बैलेंस शीट, P&L, सब कुछ, मिशन, गोल्स, विजन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ उनका। मानो आपस में पब्लिक में जब अपीयर होते हैं तो लगता ही इनका कोई संबंध भी है। हालांकि सबका डेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनती होगी टाटा सन्स की, सब एक ही जगह पे जाता होगा, पर आपस में कोई रिश्ता। इसी को कहते हैं SBO स्ट्रक्चर, जहां पे बच्चों को ऐसा बना दो एज इफ दे आर अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर, दे डोंट हैव एनी को रिलेशन। हालांकि रिलेशन है, पर रिलेशन दिखाते ये बंदे को कोई मतलब नहीं। अगर ये CEO है यहाँ पे मोटर्स वाला और कल के टाटा स्टील में नुकसान है, इसको कोई मतलब नहीं टाटा स्टील में, वी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट कैटेगरी। क्या इनके कॉम्पिटिटर्स भी अलग होते होंगे? जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनकी होटल्स भी है, ताज होटल्स, तो ताज के कॉम्पिटिटर्स कौन? हयात, JW मैरियट। और मोटर्स के कॉम्पिटिटर्स कौन? Hyundai, मारुति। तो यानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स भी अलग है, तो उनकी स्ट्रेटेजीज भी, सब कुछ अलग है। एज इफ वो ना एम्प्लॉय शेयर करते हैं, ना पैसे शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे कि एक दूसरे को जानते ही ना हो। इसको कहते हैं SBO स्ट्रक्चर। ये तब होता है जब when you have got so many products which can't be sold out under one roof, they are so disassociated, they are so disjoint। एक बच्चे ने कहा, बोले सर आपके पास भी CA फाउंडेशन है, आप CA फाउंडेशन को एक SB बना दो, CA इंटर को बना दो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई हैव गॉट द प्रोडक्ट विच इज हैविंग सिमिलर नेचर। मैं दोनों भी बेचता हूँ, सिर्फ CA स्टूडेंट्स के लिए बेचता हूँ मैं, राइट? हाँ, मेरे कस्टमर, आई कैन सेल देम आउट अंडर वन रूफ। ये कभी आपने देखा है टाइटन की दुकान में कभी आपने नमक बिकते हुए देखा है? दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्रोडक्ट आर सो डिसजॉइंट। हल्दीराम SBU बना सकता है क्या? हल्दीराम का आलू भुजिया एक SBU, सेव एक SBU, गुलाब जामुन SBU। क्यों? उनके प्रोडक्ट इतने सिमिलर है कि उनको SBU बनाने की जरूरत। जब आपके बच्चे ही ऐसे पैदा हो जाए जिनकी शक्ल एक जैसी हो, सेव, श्रीखंड, गुलाब जामुन, जलेबी, सोन पापड़ी, ये सब है, दिवाली के आइटम है, सब है। आप दिवाली में जब जाते हो तो एक दुकान से सब खरीद के लेके आते हो। दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन अलग चल रहा है, जलेबी अलग चल रहा है, दे आर नॉट डिसजॉइंट। तो यहाँ पे डिसजॉइंट है, इसलिए हल्दीराम SBU की जरूरत नहीं, SPC को SBU की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट ओवर। SBU, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज SBU? एग्जाम्पल राइट डाउन गाइस। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, एक ITC दिया, एक टाटा दिया। लिखो जल्दी से, खत्म कर दो इसको। किसका एग्जाम्पल दिया मैंने? SBU। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। इस दिल की राहों से, बहकी निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना। कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना। रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। दो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। और गाइस,
दोस्तों आपने आज चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पहले सिंपल देखा, फिर फंक्शनल, फिर डिविजनल, अब हम लोग कर रहे हैं एसबीयू। एसबीयू और बताओ, नाइकी डिविजनल है, फिर नाइकी को एसबीयू क्यों नहीं बनाया आपने? टी शर्ट, बैग्स, सब नाइकी के दुकान में सब एक साथ मिलते हैं। इट्स समथिंग लाइक फॉर एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर एथलेटिक बॉडी। समझदार है आप। एक बात पूछूं मैं आपसे, अब पूछ ही लेता हूं। एसबीयू के साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मल्टी डिविजनल। क्या बोला मैंने? मल्टी डिविजनल। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि एक पिता के दो बच्चे होते हैं, कुछ समय बाद उनकी जमती नहीं, बंटवारा हो जाता है। जैसे अनिल और मुकेश, अनिल अंबानी अलग, बहुत जगह पे होता है ऐसा, इंडियन फैमिलीज में कॉमन है। कुछ साल तक साथ में रहते, बाद में हो जाता बंटवारा। उस समय पापा जो होते हैं उन बच्चों के बीच में इंटरफेयर करते हैं, पर कुछ हद तक करते हैं। जब दो बच्चे अलग अलग रह रहे तो पापा इतना कुछ पापा सिर्फ सुझाव दे सकते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो भाई। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको, आप मान लो दो भाई साथ में रहते हैं, तो वहां पे पापा आके इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि पापा और दो बच्चे साथ में रहते हैं, तो पापा आके ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, तो यहां पे पापा का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। पर जब पापा ने सबको बोला भाई अब हम तो सफर करते हैं, ये तो अलग, तो अलग, ये तेरा दुकान अलग, ये तेरा दुकान अलग, ऐसे समय पे बच्चे का इंडिपेंडेंस बहुत हो जाता है। क्योंकि पापा आपने तो बंटवारा कर दिया हमारा, आपको हमारा वारा करने दो, नाउ प्लीज डोंट इंटरफेयर मच बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन इन आवर बिजनेस। दो टाइप की चीज है। ऐसा नहीं कि वो पापा की सुनते नहीं, पर पापा की उतनी चलती नहीं। जब वो एकदम ये बच्चा उधर रह रहा है, बच्चा तो बोलेंगे ठीक है पापा। पर पहले समय क्या होता है, अगर पापा के कंट्रोल में है सब कुछ, बंटवारा हुआ ही नहीं है, सब कुछ साथ में रहते हैं, तो पापा बोले तो सुनना भी पड़ेगा, नहीं क्या? हाँ, तो अभी भी कंट्रोल किसके अंडर में? तो ऐसे दो टाइप की चीजें हैं। वैसे ही चीजें होती है एक मल्टी डिविजनल में और एसबीयू में। क्या बोला मैंने? क्योंकि जब मैं मल्टी डिविजनल बोलता हूं ना, अक्सर लोगों को लगता है मैं एसबीयू बोल रहा हूं, पर मैं एसबीयू नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको लेके जाता हूं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी डिविजनल एंड एसबीयू? चालू कर दिया। कुछ दिनों बाद हम भी अपना खुद का एआई बनाएंगे, सवाल ऐसे पूछेगी, हमारा एआई जवाब देगा। हाँ, मजा आएगा ना? जमाना बहुत दूर नहीं, आ जाएगा उस समय भी हम अपने खुद की एआई लेके घूमेंगे। प्लीज टॉक टू माई एआई, ही विल आंसर माई क्वेश्चन। हाँ, देखो इधर देखो, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल डिविजन्स। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं कोई भी, और बिजनेस यूनिट्स दैट ऑपरेट्स रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली। क्या बोला? रिलेटिवली। ईच डिवीजन टिपिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइंस। पर एसबीयू की बात करते हैं, आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवीजन विद इन द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एंड एसबीयू इज अ सेमी ऑटोनॉमस unit that operate as an independent business unit within the larger organization. SBUs are often defined as a strategic significance, having their own set of products
आगे देखते हैं मल्टी डिविजनल और एसबीओ में वाइल डिविजन्स में हैव अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कैन वेरी सम डिसीजंस मे बी सेंट्रलाइज्ड and they may be greater level of control from the corporate headquarters. SBUs are designed to have a higher degree of autonomy compared to regular divisions. They often have their own resource. आपको इतना ही पढ़ना बाकी जाने दो छोड़ ऑटोनॉमी समझ गए. देखो बच्चों क्या होता है ना डिविजनल में भी बच्चे होते हैं जैसे कि एसबीओ में बच्चे कौन से हैं टाटा के टाटा नमक अलग है स्टील अलग है टीसीएस अलग है और ये इनके में फुल ऑटोनॉमी की उनका स्वतंत्र उनका इंडिपेंडेंस है वो अपना उनका खुद का सीईओ वो खुद निर्णय लेता है बार बार रतन टाटा कुछ जाके वो पे कुछ नहीं बोलते उसको बिकॉज वो बहुत इंडिपेंडेंट कैटेगरी है. मल्टी डिविजनल में क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग होते हैं पर पापा का इंटरफेरेंस बहुत होता है. मल्टी डिविजनल में भी बच्चों का कारोबार अलग अलग है पर पापा हर रोज उनसे बोल सकते हैं और बच्चों को भी सुनना पड़ता है. बच्चों को उतना फ्रीडम नहीं है जैसे आपकी जिंदगी में शायद से अभी आपके ऊपर आपकी दीदी के ऊपर पापा जो बोलेंगे अभी भी आपको सुनना भी नहीं बोल सकते बस पापा इनफ. अभी आपकी इतनी औकात नहीं है आई मीन किसी की भी नहीं आप बोलोगे नहीं पापा मैं सुनूंगा ना ऐसा नहीं होगा बिकॉज आप भी अभी भी आपका सब कुछ वहीं से ड्राइव आपके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल है. आप कुछ करोगे तो वो आपको रोक सकते हैं. हाँ ना भाई रोक सकते हैं ना वही लिखा है. वाइल डिविजन्स में हैव डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आपको थोड़ा बहुत डिग्री है कि भाई कब सोना है रात में सोना है कि सवेरे उठ के पढ़ाई करना है आपका ऑटोनॉमी सम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है पर आप बोले कल चल के मैं सीए छोड़ के मैं एमबीए कर लूंगा इतनी औकात तो आपकी है नहीं. वो करने के लिए आपको पहले पापा को पूछना पड़ेगा. देखो ना यहाँ पे द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कैन वेरी सम डिसीजंस में भी मतलब अभी भी आपके ऊपर पापा का कंट्रोल है. छोटे छोटे चीज करनी इस मेस में खाना खाओ कि उस दुकान में खाना खाओ वो आपका चॉइस हो सकता है. छोटा इंडिपेंडेंस आपको भी है पर आप बोले कल से कि मैं 4 व्हीलर ले लेता हूं और मैं लोन ले रहा हूं तो इतनी औकात तो हमारी है नहीं क्योंकि वो तो वहां से ऑर्डर आएगा. सही कह रहा हूं ना यहां पे लिखा देखो मे बी सेंट्रलाइज एंड देयर मे बी अ ग्रेटर लेवल ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द तो आपके हेडक्वार्टर का कंट्रोल है ना आपके ऊपर इसलिए मतलब आप कौन से कैटेगरी में आप मल्टी डिविजनल कैटेगरी में आते हैं पर आप बहुत बड़े बन गए आपका भाई भी बड़ा बन गया और पापा बोले मैं रिटायर हो गया बेटा तेरा सब कुछ अलग और तेरा सब कुछ अलग तो फिर आप बन जाओगे एसबीओ. फिर उस केस में पापा बोले देख बेटा मैं तो जाने का टाइम आ गया अपना जो तेरे को करना कि मैं रिटायर हो गया अब तेरे को जो करना है अब जब तक मेरे को करना था मैं कर लिया अभी तेरी शॉप है ये तेरा प्रोफेशन है तुझे जो करना तो ठीक लगता कर ले. ऐसा नहीं कि पापा उस समय इंटरफेयर करेंगे ही नहीं. ऐसा नहीं कि रतन टाटा टाटा मोटर्स में कुछ बोलता ही नहीं पर वो रोज रोज का नहीं बोले बस कुछ कभी ज्ञान दे देंगे बस. देखो यहां लिखा है SBOs are designed to have a higher degree of autonomy यानी उनका खुद का स्वतंत्र बहुत ज्यादा है. They often have their खुद का है सब कुछ. टाटा स्टील के पास सब कुछ खुद का है. डिसीजन मेकिंग खुद की प्लान खुद का सब कुछ उनका खुद का है. अंडरस्टूड गाइस एवरीबॉडी दोनों का डिफरेंस समझ आ गया. अभी उसको मैं चैट जीपीटी बोलता हूं प्लीज एक्सप्लेन प्लीज चैट जीपीटी तो भाई सुनता क्या नहीं Please explain the above concept. In table form. पढ़ाई भी मत करो आप जो पढ़ रहे हैं ना आने वाले समय में वही करने वाला है. क्लाइंट को भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्लाइंट ने कुछ सवाल पूछा ना इतना नॉलेज होना चाहिए कि चैट जीपीटी कैसे बस सर्च करते कैसा है. मतलब आपको बता रहा हूं इन द लॉन्गर रन ये जितना डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं शायद ही यूज होगा. सोचो आप ही सोचो मैं प्रैक्टिसिंग सीईओ क्यों दिमाग लगाऊंगा भाई. वो जो पूछ रहा भैया 2 मिनट रुको बोलता ना मैं देगा आपसे अच्छा उत्तर देगा कितना मस्त दिया उसने आपको नाराज नहीं करेगा. या बोल रहा है यहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी मोर सेंट्रलाइज यानी कि अभी भी पापा का बहुत चलता है यहां. एसबीओज एंगेज इन देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये खुद का काम खुद करते हैं. यहां पे देखो वेरी सम डिस्टेंस में भी आज भी इनका कुछ काम पापा जी करते हैं. हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी समझा एसबीओ की फ्रीडम ज्यादा है
मल्टीपल डिविजन्स विथ रिलेटिव, क्या लिखा है, रिलेटिव इंडिपेंडेंस, थोड़ा इंडिपेंडेंस है। अब जैसे अब पापा जी हर चीज में आपको नोकते टोकते नहीं, अभी अभी आप एकदम से टोकेंगे तो आप भी फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाओ घर से। आपके ऊपर परिवार का कंट्रोल है भी और कुछ जगह पे नहीं भी, मानते हो आप इस बात को, क्या एकदम से कंट्रोल नहीं है, पर ऐसा नहीं कि हर चीज में ही कंट्रोल है। कुछ कुछ चीजें आपको घर वाले बोलते ठीक है भाई। सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स विद द, यहाँ पे समझ में आ रहा दोनों का क्या लिखा है, इनका सब कुछ अलग है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, मार्केट अलग है, कंप्यूटर अलग है, सब अलग है इनका। यहाँ पे प्रोडक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि सोचो कल्चर के, सुनो मेरी बात, डिविजनल कैन बिकम मल्टी डिविजनल, एसबीयू कैन नॉट बिकम मल्टी डिविजनल। सुनो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। टाटा के पास में नमक है, स्टील है, हाँ, और टाटा के पास में टीसीएस है, ये बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत ही ये जुदा है, वो चाहकर भी मल्टी डिविजनल नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे लिखा है अगर वो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मार्केट होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे, इट हैज टू फॉल अंडर एसबीयू। पर आप हो नाइकी, एक है डिओड्रेंट, एक है टी शर्ट, एक है बैग, आप चाहे थे इन बच्चों को डिविजनल से हटा के मल्टी डिविजनल बना सकते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, बढ़िया नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टी डिविजनल समझ रहे हैं, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिविजनल? चलेगा, कंट्रोल में बी एग्जेटेड फ्रॉम, कहां से, यहां पे एसबीआई हैव देयर ओन रिसोर्सेस, तो अलाउइंग फॉर मोर कंट्रोल एट देयर यूनिट लेवल। भाई क्या है ना, यहाँ पे सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, यहां पे भी धंधा चलता है, यहां पे भी चलता है। सुनो एक बार, अगर आप एसबीयू के, जैसे आपको टाटा नमक का सीईओ बना दिया, तो आपको कुछ भी करना है, बार बार रतन टाटा के टोकेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि आप एसबीयू संभाल रहे हो। पर समझो आपके एक मल्टी डिविजनल में से एक डिवीजन संभाल रहे हो, तो आपको कोई भी काम करने से पहले पापा से पूछना है, ये करूं क्या, ऐसा करूं क्या, फिर आपको अलाउड है क्या, कहां पे इंटरफेरेंस बहुत है हेडक्वार्टर की और कहां पे नहीं है। आप जब मैं मल्टी डिविजनल पढ़ता हूं ना किताब में, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं एसबीयू पढ़ रहा हूं कि मल्टी डिविजनल पढ़ रहा हूं। सुनो मेरी बात, पर जब आपको ऐसा डिस्टिंग्विश एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा ना, पढ़ते समय दोनों को लगता है यार ये सब सेम ही लग रहा है, इसके बाद हर प्रोडक्ट का अलग मैनेजर है, वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पर क्या ना, ऑटोनॉमी नाम की चीज होती है। फ्रीडम कहां पे ज्यादा है, एसबीयू में। कहां पे कंट्रोल हेडक्वार्टर का ज्यादा है, मल्टी डिविजन। दैट इज द डिफरेंस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप क्या करना, आप सिर्फ आप क्या करो, इधर सुनो मेरी बात, आपको 3 कॉलम बनाना है, एक मल्टी डिविजनल, एसबीयू और फीचर्स, उसमें सिर्फ ऑटोनॉमी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये 2 डिस्टिंग्विश लिखवा दो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है ना, इतना लिख दो बस। क्या वजह है आपके लिए, कुछ तो बजाता हूं आपके लिए। एनिमल का कौन सा सुनेगा बता, रुक जा, एक बजाते, ये सारी दुनिया चला दूंगा, कौन से कहाँ से। अच्छा समझा, रुक जा, इसके बाद में लगाता हूँ उसको, इसका वीडियो नहीं दिखा सकता, वीडियो अकेले में देख लेना, देख लिया पहले। आज गए ना आप 99 रुपीज में, आज था ना वर्ल्ड, आज सारी मूवीज 99 रुपीज में, आज कल था ना। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे
बरसे भी गया जरा पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही मिलके लगा तूने छुआ जख्म को मेरे मरहम मरहम दिल पे लगा गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है तुम्हें अगर पता हो बता देना मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना खो न जाना मुझे देखते देखते तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है इतना बता तूने छुआ जख्मों को मेरे चलो मरहम मरहम दिल पे लगा पागल पागल है थोड़े बादल बादल है भीगे बरसे बरसे भीगे आ जरा पहले भी मैं ओके गाइस ओवर। अरे चलो बच्चों और क्या। चलो बढ़ जाओ आगे। किसका कोई भी कंपनी को आप बना सकते हैं ऐसा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। देखो कैसे है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के डिविजन्स को अगर मल्टी डिविजन बना रहे हो कि एसबी बना रहे हो अपने ऊपर है। यू हैव गॉट अ चांस। कैसा वैसे ही नाइकी का जैसा लिखा है वैसे सिर्फ उनको फ्रीडम डिविजनल के मुताबिक डिविजनल से ज़्यादा फ्रीडम होगा एसबीओ से कम होगा। नॉट एग्जैक्टली यू कांट कॉल देम सीईओ बट थोड़ा सा कुछ अलग मैनेजर होगा बस। सीईओ बहुत बड़ी चीज़ होती है। एसबीओ के जो हेड होता है उसको सीईओ कहते हैं। इसमें डिविजनल हेड आएगा। हाँ ये दिखता है दिखने में डिविजनल जैसा दिखता है। इसकी शक्ल डिविजनल जैसी है। हाँ प्रोडक्ट ये देखो आपको आयशा का डाटा दिखा दो। आयशा क्या बोलता है इसको। ऑटोनॉमी डिविजनल में कुछ नहीं मिलेगा। डिविजनल में तभी मल्टी डिविजनल में थोड़ा तो फ्रीडम है। समझे। देखो यहाँ पे लिखा है अपन पढ़ेंगे इसको। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन्स वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट बिजनेस। ऐसा देख के लग रहा अरे ये तो एसबीओ जैसा लग रहा है। हर कोई डिवीजन अपने आप में एक फिर अभी तो आपके दिमाग में अच्छा सेपरेट बिजनेस फिर तो ये तो एसबीओ है पर नहीं है भैया वो एसबीओ। इसलिए पहले आपको डिफरेंस बता दिया अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी टू क्या लिखा है। यानी हर एक चीज का अपना अलग बिजनेस होगा पर इनके अंदर इंटरफेरेंस आज भी पापा का है। एसपीयू के जैसे नहीं है। दिखते समय लगता है एसबीयू जैसा लग रहा है। 4 क्यों
बाय सच डेलीगेशन द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेट। क्या लिखा है? कॉर्पोरेट ऑफिस आज भी जिम्मेदार है। यानी अगर एसबीओ तो क्या बोलता, हम कुछ नहीं करेंगे, तो तेरा ये तेरा बच्चा तू संभाल। मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर्स कॉल्स फॉर क्रिएटिंग सेपरेट डिवीजन ईच रिप्रेजेंट्स व्हाट डिस्टिंक्ट बिजनेस। समझा? हर एक का अपना अलग अलग बिजनेस है, इसीलिए तो चैट जीपीटी कह रहा था सबकी P&L भी अलग है। देखो यहां लिखा था, अगर वो केवल डिविजनल होता ना, सिर्फ डिविजनल, उनका P&L भी अलग नहीं होता। वो टी शर्ट का, बैग का, सबका मिला के एक P&L बनता है। पर उसमें मल्टी डिविजनल में डालूंगा तो क्या होगा? वो टी शर्ट का अलग P&L बनाएंगे। फिर आप बोलेंगे P&L अलग बन रहा है, फिर तो इसको एसबीओ क्यों नहीं बोल रहे? भाई वो एसबीओ नहीं है, अभी भी कंट्रोल पापा जी का है। यहां पे बात कंट्रोल की, तुमको कितना फ्रीडम दिया उसकी है। क्योंकि जैसे आप उसको डिविजनल नहीं बोलते आपके दिमाग में, फिर तो एसबीओ बोलो। अरे एसबीओ नहीं है भैया, वो एसबीओ में कंट्रोल पूरा के पूरा बच्चों को दिया है। मल्टी डिविजनल में बच्चों को स्वतंत्र दिया है, हाँ स्वतंत्र दिया है बच्चों को, पर अभी भी पापा का इंटरफेरेंस है। आप पूना में आके पढ़ रहे हो, इसका मतलब नहीं कि पापा का इंटरफेरेंस नहीं, आपको स्वतंत्र है, पर पापा की जल्दी बहुत है। समझ आ रहा है? आप लिखते समय और पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीयू, उनका सेपरेट बिजनेस है, उनकी P&L अलग है, हाँ, पर ऐसा नहीं है। वो लिखते समय लगता है, पर उनके इसमें आज भी लिखा है ना, इनके मेन लिखा है पॉइंट नंबर 2 में क्लैरिटी दे दिया उसने कि इनका फॉर्मुलेशन आज भी कौन करता है? फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? कॉर्पोरेट, यानी ऊपर वाले। ईच डिवीजन वुड हाउस व्हाट, सब डिवीजन की अपनी अपनी एक फंक्शनल टीम होगी। जैसे कि अगर मैं कल्चर के नाइकी को बना दूं मल्टी डिविजनल, तो क्या होगा? उसकी टी शर्ट का फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन अलग होगा। डिविजनल मैनेजर्स वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अरे तुमको जैसे पापा ने बोला डे टू डे तो डिसाइड कर कब क्लास जाना है, कब पढ़ाई करना है, पर तू बड़े बड़े निर्णय लेंगे ना, तो मेरे को पूछ लेना एक बार। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट समझा होगा रे? A small corporate office that would determine the long term, ठीक है। This would enable the firm to more accurately monitor the performance of individual business, simplifying the control problems। मतलब कंट्रोल प्रॉब्लम कैसे सिंप्लीफाई करी? डे टू डे ऑपरेशन तू संभाल, बड़े बड़े काम में मुझे इन्वॉल्व कर। फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स, इंप्रूविंग द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टिमुलेटिंग मैनेजर्स ऑफ पुअरली परफॉर्मेंट डिविजन्स। बताओ डिविजन्स क्यों अच्छे से काम करेगी? हर डिवीजन को काम भी देते कि चिल्लर चिल्लर काम तुम करो, पर बड़े फैसले के लिए मुझे बुलाओ। तो उनको अधिकार मिला भी है और मिला भी नहीं है। मिला है कुछ कामों के लिए ताकि वो अच्छे से काम करे, और जो बड़े बड़े निर्णय ऊपर वाले से पूछने। समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है? डोंट गेट कंफ्यूज, बराबर एकदम सही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? पर देखो अब जब हम लोग एसबीओ पढ़ते ना, तो एसबीओ की लाइनें भी ऐसा लगता है हम लोग मल्टी डिविजनल जैसी लगती है। देखो द कंसेप्ट ऑफ रिलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज के होते हैं। It is impractical for an enterprise with a multitude of a business to provide separate। समझा क्या लिखा है? अगर आपके पास बहुत सारे, आपके पास नमक भी है, स्टील भी है, टीसीएस भी है, एक बंदा सबको मैनेज। अगर प्रोडक्ट बहुत ही डाइवर्सिफाइड है तो क्या करना चाहिए? सबके लिए अलग अलग मैनेजर खोल दो, और सबको ना तुम अपना अपना P&L भी सेपरेट बना ले, और तुझे ऑटोनॉमी है तो अपना काम हम लोग तेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे तो इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से एसबीओ के? सबसे पहले सारे रिलेटेड होते हैं एक एसबीओ के अंदर, और अनरिलेटेड होते हैं अलग एसबीओ के अंदर। मतलब समझा क्या लिखा है? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैं सिगरेट की बात करता हूँ आईटीसी, तो उसमें बहुत सारे आईटीसी के बड़ा सिगरेट के नाम बताओ कौन से? ब्रिस्टॉल, गोल्ड फ्लैक, और क्या? गोल्ड फ्लैक, क्लासिक, एडवांस, माइल्ड, ये अलग नाम है उनके, वो तो आपने ट्राई किए होंगे। बट ये सब नाम है। आप बोलेंगे सर काम करता हूं मैं, ब्रिस्टॉल को, गोल्ड फ्लैग को, दोनों को अलग अलग एसबीओ बना दूंगा, ऐसा नहीं होगा। सारे सिगरेट का समूह जो है वो एक एसबीओ। फिर आप बोलेंगे फिर वो उनका जो आईटी कंपनी है, उनका जो होटल है, वो क्यों अलग एसबीओ? वो भी सिगरेट के साथ में क्यों नहीं है? भाई सिगरेट और होटल में जमीन आसमान का फर्क, वो दोनों अलग चीज है, पर सारी सिगरेट तो एक जैसी है। तो एक ही बंदा सारे सिगरेट को मैनेज कर सकता है।
इसलिए बोलते हैं सारे रिलेटेड जो चीजें होंगी सिगरेट या सिगरेट की जैसी, वो एक एसबी के अंदर फॉल करेगी, पर होटल सिगरेट के अंदर नहीं आएगी, तो अलग है। फिर आईटी जो इनकी इन्फोटेक कंपनी है, वो भी तो कुछ अलग ही है, वो अलग एसबीयू में आएगी। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पे सारे रिलेटेड विल फॉल अंडर वन एसबीयू, बराबर कह रहे ना, अंडरलाइन द वर्ड रिलेटेड। कह रहे सबके कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। किसके कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे बताओ? अरे अब होटल की कॉम्पिटिटर्स अलग, हाया जेडब्ल्यू, हाँ, और एफएमसीजी के कॉम्पिटिटर्स कौन? एचयूएल, पतंजलि, नेस्ले, ब्रिटानिया, मैरिको। इट इज वो बोल रहा है कि सबके कॉम्पिटिटर, जितने बच्चे बनाओगे उनके कॉम्पिटिटर्स भी अलग है ना। एग्जाम्पल लिखो, होटल कॉमा एफएमसीजी, दोनों के कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं हम लोग? आईटीसी का। लास्ट में क्या लिखा है? इट हैज अ मैनेजर हु हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्या लिखा है? फॉर क्या लिखा है? अरे सबके मैनेजर अलग होंगे यार, लिखो सीईओ। सारे बच्चों को संभालने वाला एक मैनेजर अलग होगा। ओके डन। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, इसके एडवांटेज में बाद में बढ़ाऊंगा। एक है मैट्रिक्स और एक है नेटवर्क और एक है आर ग्लास। क्या बोला? सबसे पहले मैं आपको आर ग्लास पढ़ा देता हूं। कभी आपने आर ग्लास की डिजाइन देखी है? क्या कहता है आर ग्लास? हाँ, ऐसा मत करो। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है। ये देखो बच्चों, ये है आर ग्लास, दिख रहा है? ऊपर और नीचे यूल फाइंड ब्रॉडर, क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, और बीच में जस्ट फाइंड वेरी स्मॉल थिन, लाइक वेरी ब्रॉड देन थिन एंड वेरी ब्रॉड, लाइक दिस इज द वे द यू हैव आर ग्लास। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। टॉप लेवल पे ज्यादा, पहले जमाने में क्या होता था मैं आपको समझाता हूं। पहले जब आर ग्लास में तो क्या था, ये है आपका टॉप। मैंने बहुत ही घटिया बनाया, बट ठीक है। व्हाट इज सर? घटिया बना, ये सर बोल रहे। ये है अब, और पहले ऐसा था। पहले पिरामिड हुआ करता था, टॉप मिडल एंड व्हाट। क्या है बताया गया? ये था आपका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ऊपर कम लोग थे और नीचे ज्यादा, पर बीच वालों की जरूरत थी, बिकॉज यू वांटेड सम पीपल टू कम्युनिकेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दे आर द मीडिएटर, जो टॉप लेवल की बातों को बॉटम लेवल तक पहुंचाते थे। दैट्स व्हाई मिडिल लेवल काम नहीं, मिडिल लेवल वाज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ कम्युनिकेटर, मोटिवेटर। अब क्या हुआ, जब से टेक्नोलॉजी आई ना, जब से आया व्हाट्सएप, जब से आए ईमेल, जब से आया टेलीग्राम, अब लगता है टॉप लेवल की बातें सीधा दिमाग में घुसती है बॉटम लेवल के। क्योंकि टॉप लेवल बनाता है एक व्हाट्सएप पे ग्रुप, और बनाता है टेलीग्राम पे ग्रुप, और ईमेल आईडी बना देता है, सेंड टू ऑल कर देता है। टॉप लेवल अपनी बातें डायरेक्टली ठोकता है बॉटम लेवल के दिमाग में। अंडरस्टूड? सो नाउ देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग लार्जर बेस ऑफ मिडिल लेवल। इसलिए बोलते हैं मिडिल लेवल यहाँ पे श्रंकन है। श्रंकन यानी कि छोटू सा हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके से क्या हुआ,
बहुत ही इंफॉर्मेशन एक्यूरेट जाती है, फास्ट जाती है और डिसीजन भी बहुत फास्ट होता है। बताओ कैसे हो रहा है, क्यों एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जा रही? पहले मिडल वाला सुनता कुछ और था, अब टॉप लेवल डायरेक्टली बॉटम लेवल से बात कर रहा है। टेलीग्राम पे 2-3 लाख लोग एक साथ कनेक्टेड है, तभी एक वॉइस नोट डाल दो सबको समझ जाता है। तो एक्यूरेट है, फास्ट इंफॉर्मेशन है, डिसीजन फास्ट हो रहे, कुछ भी बोलना है बॉटम लेवल को पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट कम। क्यों? मिडल लेवल का बेस खत्म हो गया। आंसर और है, इसको कहते हैं आर क्लास। समझे? ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दो, जल्दी करो, खत्म है कॉन्सेप्ट। इसी को कहते हैं आर ग्लास। ओ देसी दिल में न मचली, ओ तड़प रही है। जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ। Make it pop like this. Make it knock like this. Make it pop like this. Make it knock like this. जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ। हजू मैं दुनिया जी, हजू मैं गलियां जी, पीठ पे लचके तेरी सुपर डुपर कमरिया, हाथ में डाले हाथ नचेंगे सारी रात, आज मिला है हमको सुपर सुपर सांवरिया। बाएं से थोड़ा बाएं से वो आज हिला दे सारी दुनिया। जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेटवर्क। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है इस दुनिया में जो अपना काम किसी औरों से करवाती है और ब्रांड का थप्पा लगाती है, इंक्लूडिंग एप्पल। एप्पल अपने फ़ोन खुद बनाता ही नहीं, वो किसी औरों से बना कर लेता है, वो उस पर सिर्फ एप्पल जोड़ देता है। ऐसे बहुत, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बोट। फॉर दैट मैटर पतंजलि। भाई साहब, इन लोगों ने अपने बिजनेस को क्या फैलाया है, ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। इसी एक प्रोडक्ट बताते हैं ऐसा मुझे चाहिए, बाकी लोग बनाते रहते हैं उसको। आपने कभी सुना होगा लक्स, रूपा, बड़े आराम से। ये सब ब्रांड जो है बच्चों, ये कोई कुछ नहीं काम करता है, सब अपने ब्रांड का गुडविल खाते हैं। एप्पल कंपनी जो है ना, एक ही काम करती है, ब्रांड बिल्डिंग, दैट्स इट। दे जस्ट नो ब्रांड बिल्डिंग, दे जस्ट क्रिएट दैट एक वाइब, हाइप, उतने का पैसा कमा लेते बस। अमन गुप्ता तो खुद चलते फिरता ब्रांड में, वो टी शर्ट, उसकी टी शर्ट लेके घूमते रहता है। वो शार्क टैंक में कर क्या रहा है? हाँ, वॉच पहने रहता है, ऐसे पहनता है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बिलीव्स इन व्हाट? सब काम आउटसोर्स्ड है इनके, सारा काम आउटसोर्स। यूसीबी नाम का एक ब्रांड सुना होगा आप, यूनाइटेड क्या बोलते हैं, यूसीबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन।
एक लेवाइस बोल के ब्रांड है, कुछ नहीं कर रहे भैया। ब्रांडिंग जीन्स की कोई अलग करता है, सिलाता कोई और है, कपड़ा लाता कोई और है, इसको फाड़ता कोई और है, सब अलग करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके पास में पेरोल में लेस एम्प्लॉयज होते हैं। ये दुनिया के हिसाब से तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जींस की फैशन चेंज हुई, आपको लोग ही चेंज करना है, खुद को चेंज होना नहीं है। ये सिर्फ वेंडर्स चेंज करते हैं। ये बिलीव करते हैं बाय ओवर मेक। समझता मतलब क्या है? बाय करने, तुम बनाओ, बाय करेंगे, मेक नहीं करेंगे। वर्ल्ड का मैक्सिमम जो काम है वो चाइना में होता है। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा फर्नीचर का ब्रांड हो ना, वो उससे ब्रांड डिजाइन देता है और चाइना वाले इसको बनाते हैं। नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है। हर लोग अपने इंडिया जैसे पंचायती नहीं करते, ब्रांड भी हमारा बनाए, हम लोग उसमें थक जाते। तो हमारे पास, हम एक्सपेंशन क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम लोग मेहनत बनाने में कर रहे हैं। ये लोग क्या, ब्रांड बिल्ड करो, बनाओ नहीं। बोट वाले ने सही काम किया, वो लाता है उधर से, सारे उधर से, उसके ऊपर बोट लगा देता है, वाइट लेबलिंग करके बेचता है। अच्छा काम है। मैन्युफैक्चर कुछ करना नहीं, चाइना जाओ, वहां से लेके आ जाओ, उसके ऊपर बोट लगा दो बस। ये लोग, इनका रीच जो है ना, रीच वाइड कर सकते। क्यों रीच वाइड? अरे अगर मान लो बोट को अगर 10 लाख स्पीकर की ऑर्डर है, 10 लाख चाहिए क्या भैया? 10 लाख भिजवा देना बोट का नाम डाल के, ओके सर, आ जाएगा इंडिया में। करना खुद को कहा है, पूरे वर्ल्ड में रीच करना है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। वेंडर्स से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स। पर इनका एक ड्रॉबैक है, अगर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिलके, हो सकता है यही ब्रांड बना दे। इनका मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स, टीचिंग आउटसोर्स, ब्रांडिंग आउटसोर्स, प्रोडक्शन आउटसोर्स, रॉ मटेरियल करते ही कुछ नहीं है, सिर्फ अपना थप्पा लगाते हैं और माल बिकता है बस। हो गया कॉन्सेप्ट। हो, दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क गाइस। सब आउटसोर्स करते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, चेंज दुनिया के हिसाब से आराम से हो जाते हैं। फैशन चेंज हुई, चेंज हो जाएंगे। पेरोल पे कम ही लोग होते हैं, इनको पेरोल तो बाकी लोगों से काम करवा लेना। ये बाई करते और मेक, इनकी रीच वाइड होती है और ये सब काम कॉन्ट्रैक्टर से करा के लेते हैं। और Like this, make it knock, 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 knock like this, make it कॉन्ट्रैक्टर सही है। चेंज जैसे दुनिया बदलेगी, चेंज हो जाएंगे। चेंज जैसे एनवायरमेंट चेंज, जीन्स को बदलना है, फैशन बदलना है, बदल दो। फटी हुई जीन्स बनाना है, बना दो। बुटकट बनाना है, बना दो। नैरो बॉटम बनाना है, स्किनी फिट बनाना है, बना दो। उनको थोड़ी ना करना है कुछ, वो तो लोगों से करा के लेना है। इतना ही दिमाग चाहिए जब लोगों से काम करा के लिए, बस, और कुछ नहीं। चलो डन। ये अभी हमने नेटवर्क पढ़ा, अभी एक बच्चा बचा है इसमें, कौन सा? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देंगे मैट्रिक्स के लिए, लिख दो स्टारबक्स। स्टारबक्स इस समय मैट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। इसमें आपके पास में वर्टिकल भी होता है और ये हॉरिजॉन्टल भी चलता है। इसमें फंक्शनल भी होता है
डिविजनल भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं स्टारबक्स का, ऊपर ये सीईओ बैठा है, ये क्या करता है, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, ऐसे डिपार्टमेंट। तो आप बोलेंगे तो फंक्शनल है, कौन सा ये फंक्शनल है क्या, एक्सेप्ट करो फंक्शनल है, फंक्शनल है ना, आप बोलेंगे तो फंक्शनल है। पहले काम ऐसा ही चलता था और इनके अंडर में अनेक एम्प्लॉई काम करते थे। पर जैसे ही ये मैनेजर इधर गया कि इसने टाइम पास किया, ये इधर ये बीमार हुआ, ये टाइम पास करेंगे, ये हॉस्पिटल में, ये शादी में गए तो टाइम पास करेंगे, क्योंकि बॉस बोले अब बॉस एक नहीं बनाएंगे। अक्सर ये वर्टिकल था, ऊपर वाला नीचे वाले को बजा रहा था, ये इसको बजा रहा है, ये ऊपर वाला इसको बजा रहा है। बोला ऊपर वाला तो बजाएगा ही बजाएगा, बाजू वाला भी बजा देगा। अब क्या करा हमने, स्टारबक्स में क्या बिकता है, वेरी गुड, सैंडविच बिकता है, कॉफी बिकता है, कुकीज बिकता है। मैं इसको आदर्श लिख देता हूं, बहुत कुछ बिकता है। बोले इसका एक ये डिविजनल बंदा बनाओ, D1 D2, ये अलग मैनेजर आ गए, ये सिर्फ सैंडविच पे ध्यान देगा, ये सिर्फ कॉफी पे ध्यान देगा, ये सिर्फ आदर्श पे ध्यान देगा। अब ये जो भी लोग हैं जो यहां काम कर रहे हैं, अब वो अगर मान लो कल्चर के कोई प्रोडक्शन करना है, किसका, सैंडविच का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे बताओ कौन से लोग, मेरे नाम तो F1, फंक्शनल मैनेजर 2, फंक्शनल मैनेजर 3 एंड फंक्शनल मैनेजर। बताओ सैंडविच अगर बनाना है तो कौन से दो लोग जिम्मेदार रहेंगे, F3 बोलेगा मैं तो प्रोडक्ट तो मैं तो करूंगा ही, वो बोला तो किसका प्रोडक्शन कर रहा, सैंडविच का ना, तो मैं तो आऊंगा ही। यानी कि ये काम करने के लिए D1 और F3 साथ में आएंगे। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनके दो दो बॉस हो जाएंगे अब, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन मैनेजर ही। मान लो कल्चर की कोई कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा हो तो उसकी कॉफी की अलग टीम होंगी। यहाँ पे कभी कुछ काम करना है तो कॉफी के लिए तो D2 बोलेगा तो मेरा ही काम है, और प्रोडक्शन वाला बोलेगा भाई मेरे नाम में प्रोडक्शन लिखा है। ये काम करने के लिए भी दो लोग हैं, हर कोई काम करने के लिए दो बुद्धिजीवी लोग, दो बॉस, दो फाइन, दो रिवॉर्ड। गलत काम किया इन्होंने तो दो लोग बजाएंगे, ऊपर वाला भी बाजू वाला भी। गलत काम किया तो बजाएंगे दोनों, अच्छा क्या है तो भी बजाए, अच्छा क्या तो रिवॉर्ड भी देंगे दोनों। पर इसकी सैलरी बहुत हाई होगी। क्यों बताओ आप, जो सर इसको सोचो, अगर ये फंक्शनल होता तो एक ही मैनेजर होता ऊपर, पर आप क्या कर रहे हो, आप ये तो फंक्शनल तो जो थे वो है ही, ये पूरा लेयर आपने एक नया बना दिया तो आपकी सैलरी बढ़ गई। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, वर्टिकल प्लस क्या है ये हॉरिजॉन्टल। क्यों बोलते हैं इसको, ऊपर वाला तो बजा ही रहा, बाजू वाला भी बजा रहा है, ये फंक्शनल भी है और ये कौन है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल बोथ। इसलिए इसको क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शनल भी है और क्या है ये, डिविजनल भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आप बताओ ये कब चल सकता है, ये मेथड तभी चल सकता है जब दोनों के बीच में बहुत, सोचो अगर मान लो इनकी जमती नहीं, ये बोल रहा है रात को प्रोडक्शन नहीं होगा, कौन बोल रहा है, F3, और ये D1 बोल रहा है रात को प्रोडक्शन होगा। अब ये लोगों ने क्या करना, बीच वाले ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे दोनों के बीच में क्या चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये मेथड तभी सूटेबल है जब दोनों के बीच में बहुत ही कोऑर्डिनेशन है, वरना ये नहीं चलेगा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, अरे बोलो समझ आ रहा है क्या। कितने बॉस, दो बॉस, फाइन दो, रिवॉर्ड भी दो लोग देंगे, सैलरी ज्यादा हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन होगा तो ही चलेगा। वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल, फंक्शनल भी है। समझ आ रहा है, देखो इसको कौन बजा रहा है, ऊपर वाला भी बजा रहा है, बाजू वाला बजा रहा है। इतने फंक्शनल के अंदर अगर आपने बाजू वाला घुसेड़ दिया तो बन जाता है मैट्रिक्स। बस एक बात बताओ, यहाँ पे बोलते हैं कि एम्प्लॉय को बहुत टाइट करते हैं लोग, एम्प्लॉय को बहुत
इज्जत से काम करना पड़ता है, वरना ऊपर वाला भले ही उसकी ध्यान हटा, बाजू वाला बजाएगा, मतलब उसको तो बजाने वाला है कोई ना। तो अगर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ किसका, कैसे, आपके रिसोर्स कुछ भी गलत काम नहीं, गलत काम करेंगे ऊपर वाला बजाएगा आपको। समझा क्या कॉन्सेप्ट ओवर गाइस? जाने ना जाने तू हाँ जाने है जमाना जी, नजरें उलझा के हमें तुमको उलझाना जी। आए ना हाथ आए ना, ओ चल चल रे चल ओ गुजारिया, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ। Useless. ओके मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही डरो अखियाँ, भले ही डरो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही डरो जब उठाए तेरी लाल आँखें। अरे रे हो गया डन। तो आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं भैया। हाँ, ये इस चैप्टर का द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, मुझे तो और एक लेक्चर डालना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के, आई मीन कंप्लीट करने के लिए। और बड़ा आज वैसे हमने ये सब कुछ किया, देख सकते हैं 54, 55, 56, 57, 57, 58 एंड 59। ओके, ये सब कुछ हमने देखा है आज। अगर गो थ्रू कर ले सारी चीज़ें कल, और डे आफ्टर टुमारो वी आर मीटिंग अगेन। ओके, एक लेक्चर में डालना पड़ेगा, पर डे आफ्टर टुमारो से शुरुआत करेंगे पहले एफएम के साथ, और फिर बीच में कोई तो एक लेक्चर लेके मैं एसएम कंप्लीट करूंगा। आई वुड रिक्वायर 1 लेक्चर टू कंप्लीट एसएम। ये चार्ट देख लो एक बार, अगर आपको देखना है तो चार्ट से आपको समझ आएगा आपका क्या कुछ बाकी है। इतना इधर देख लो, आपने को 2 मेन क्वेश्चंस में बाकी है, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंट्रोल, एक लीडरशिप। ये हम लोग करेंगे, मंडे को नहीं करेंगे। मंडे को तो अपने को एफएम से शुरुआत करना है। यस, आपको बुक्स मिली है एफएम की, बस वो लेकर आ जाना है। हाँ, अफ्तार, और नोटबुक भी चाहिए क्योंकि सॉल्व भी करना पड़ेगा अपने को। और व्हाट आई एम सेइंग इज, हम लोग अगर बात करेंगे तो ये जो लेक्चर्स है, मतलब आपने तो फास्ट ट्रैक कर लिया, इसकी जो रिवीजन लेक्चर्स है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे एसएम के डाल रहा हूँ। मैंने आज एक डाला है वैसे, तो आप रिवाइज करते समय उससे रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको कम समय में और रिवाइज करना है तो
है ना? राइट, सी यू ऑन मंडे. क्यों? कितना टोटल, कितना स्कोर दिया गया? भाई काटा बहुत. वो नशे में होगा फिर, मतलब हेडिंग सही था फिर क्यों है क्या? तो मार्क्स नहीं दिए फिर भी. ब्लंडर है भाई, ऐसे का समझ नहीं आता कभी. बट उसके ऊपर डिस्कशन अपन करेंगे. आई विल टेल एग्जैक्टली हाउ इट इज टू बी रिटन. बाकी सब भगवान है, कैसा लिखना चाहिए मैं बता दूंगा. Okay guys, see you on Monday 4:30. Right guys, bye bye, take care. Yes बेटा, टाइमिंग यही रहेगा. Bye.